जब एक बाप अपने बेटे के मौत का बदला लेने निकलता है तो भाई दुनिया तबाह हो जाती है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। शायद आप नहीं जानते होंगे, जवान से पहले जेलर रिलीज हुई थी और जेलर हमारे रजनीकांत सर की है। उन्होंने अपने मूवी में ताबड़तोड़ कमाई करी 600 करोड़ की। अगर आपको मूवी अच्छी लगे तो लाइक या डिसलाइक करें, और अगर आपको ऐसी मूवी देखनी है तो आप इस चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। एक शहर में बर्मा नाम का गैंगस्टर प्राचीन मूर्तियों का व्यापार करता है और अपने व्यापार में वो किसी को नहीं बख्शता। फिर वो चाहे कोई भी हो, उसके आदमी हो या कोई और, वो किसी को नहीं छोड़ता। तो मूवी की कहानी आती है रजनीकांत, हमारे सुपरस्टार के ऊपर। इस मूवी में रजनीकांत सर का नाम मुथुवल पांड्यन होता है। इनको हम शॉर्ट में मुत्थु बोलेंगे। मुत्थु अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहता है। मुत्थु के परिवार में मुत्थु की बीवी और बहू, बेटा और पोता रहते हैं और ये परिवार बहुत खुशहाली से जिंदगी बिताता है। मुत्थु का बेटा एक IPS अधिकारी है और खुद मुत्थु एक जेलर था जो अब रिटायर हो चुका है और रिटायरमेंट के बाद अपने बेटे और अपने पूरे परिवार के साथ अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा है। मुत्थु जब जेलर थे तो उन्होंने अपनी नौकरी बड़ी ईमानदारी से बिताई है और वही ईमानदारी वो अपने बेटे को सिखाते हैं। और अर्जुन भी पुलिस की ड्यूटी बड़े ईमानदारी से निभा रहा है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अर्जुन एक आदमी नीलेश के पास पहुँचता है और उससे बात करता है और पूछता है, जो तुम स्मगल करते हो मूर्ति, आखिर वो मूर्ति कहाँ से आती है? तभी नीलेश वो बोलता है कि तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया और गलत आदमी से पूछताछ कर रहे हो। अर्जुन को ये पता था कि सामने बैठा आदमी झूठ बोल रहा है। दरअसल अर्जुन इस केस में 5 साल से कार्यवाही कर रहा है और अर्जुन ने बहुत हद तक ये स्मगलिंग जो मूर्ति की हो रही थी वो बहुत कंट्रोल कर ली थी। और नीलेश भी अच्छे से जानता था अर्जुन जो भी बोल रहा है वो सब सही है। तभी नीलेश बोलता है, तुम मेरे से इंक्वायरी कर रहे हो पर तुमको पता है तुम्हारा बाप कहाँ है? तभी अर्जुन बोलता है, मेरा बाप तो घर में होगा। नीलेश बोलता है, नहीं, तेरा बाप मेरे कब्जे में है, मैंने तेरे बाप को किडनैप कर लिया है। अर्जुन हंसते हुए बोलता है, एक बार फोन करके पता करो कि कौन कौन बच गया है। तभी नीलेश अपने आदमी को फोन मिलाता है और बोलता है, तूने उसका काम तमाम करा? तभी फोन उठाने वाला कोई और नहीं, वो होता है मुत्तू। मुत्तू बोलते हैं, मैंने सबको सुला दिया है और सब शांति से सो रहे हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी नीलेश सब बात समझ जाता है कि मुत्तू ने सबको मार दिया। तभी नीलेश वहाँ घबराते हुए बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे माफ कर दो सर। तभी अर्जुन गुस्साते हुए नीलेश को पटकता है अपने बेंच में और बहुत मारता है। अर्जुन नीलेश से केवल एक ही सवाल पूछता है, आखिर तुम ये मूर्तियाँ लाते कहाँ से हो? बस मुझे ये बता दो। और ये कह के अर्जुन नीलेश को लॉकअप में डाल देता है। अगले दिन मुत्तू अपनी चेयर में बैठे होते हैं। तभी मुत्तू का बेटा अर्जुन आता है तो मुत्तू बहुत अच्छी सलाह देते हैं और उसको बताते हैं कि तुम्हें ड्यूटी कितनी ईमानदारी से करनी चाहिए और लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। दरअसल मुत्तू हमेशा अपने बेटे अर्जुन को बहुत सी अच्छी चीजें और अच्छी बातें बताता है जो उसको नौकरी में काम आएगी और उसके करियर और उसके ईमान में काम आएगी। इस वजह से वो सारी बात अपने बेटे को सिखाता है और उसका बेटा अर्जुन भी अपने पिता की बात बड़े ध्यान से सुनता है और उसी में अमल करता है। मुत्तू फिर झोला लेके बाजार सब्जी खरीदने जाते हैं। तभी सामने एक गाड़ी आती है और उसमें मुत्तू बच जाते हैं। उनका एक्सीडेंट नहीं होता। मुत्तू उस गाड़ी वाले से बोलते हैं, कहते हैं, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो? तभी गाड़ी में बैठा आदमी जिसका नाम पांडू है, पांडू बोलता है, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ, पर हाँ अगली बार तुम आए तो मैं तुमको ठोक दूंगा। और ऐसे ही कहानी चलती है। अगले दिन हम देखते हैं मुत्तू पुलिस स्टेशन जाते हैं इंक्वायरी करने। दरअसल मुत्तू का बेटा 2 दिन से अपने घर नहीं आया। मुत्तू को लगता है कि वो कहीं किसी काम से बाहर गया है। मुत्तू को जब अर्जुन के बारे में नहीं कुछ पता चलता तो वो अर्जुन को ढूंढने निकलता है। तभी रास्ते में उसको पांडू मिल जाता है और मुत्तू बोलता है, मेरे साथ चलो। पांडू उसको लिफ्ट दे देता है। मुत्तू फिर नीलेश के पास जाता है और उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है। नीलेश उसको पहले तो धमकाता है, फिर बाद में बोलता है, मैं नहीं बताऊंगा, जाओ तुम यहाँ से। तो यहाँ आता है भाई गजब का शॉट और हमें पता चलता है जो जितना शांत आदमी होता है भाई उससे दूर रहो। यहाँ मुत्तू अपना मूड चेंज करके जेलर फॉर्म में आ जाता है। नीलेश को मुत्तू मार देता है और उसको बोरी में भर के बाहर लाता है। पांडू पूछता है, इस बोरी में क्या है? तभी वो बोलता है, कुछ नहीं, बेकार का सामान है, इसको डिग्गी में रखो। और पांडू उसको डिग्गी में रखता है। तब पांडू अपने हाथ में गाड़ी चलाते समय देखता है तो देखता है कि उसके हाथ में खून लगा है। तभी पांडू पूछता है, उस बोरी में क्या था? तो यहाँ मुत्तू बताता है, उस बोरी में लाश थी, वो लाश नीलेश की थी। यहाँ पांडू घबरा जाता है। पांडू मुत्तू से बोलता है, ये बात किसी को ना बताना, तुम भी फंसोगे और मैं भी फंसूंगा। यहाँ मुत्तू शांत रहता है। फिर दूसरे दिन वर्मा को खबर लगती है नीलेश की मौत हो गई है और नीलेश का मर्डर हुआ है। वर्मा फिर मुत्तू को फोन मिलाता है। वर्मा मुत्तू से बोलता है, मुझे पता है कि तुमने नीलेश को मारा है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि नीलेश मेरे लिए क्या था। नीलेश मेरे लिए बहुत
बहुत खास आदमी था और नीलेश के बिना मैं अधूरा हूँ। नीलेश मेरे भाई जैसा था। जैसे तुमने मेरी फैमिली के ऊपर हमला किया है वैसे तुम अपनी फैमिली को बचाए रहना। तभी मुत्तू हंसते हुए बोलता है, ये चीज तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अगले दिन मुत्तू कहीं जा रहे थे, तभी दो आदमी उनका पीछा कर रहे थे और मुत्तू को ये बात पता चल जाती है तो वो उनको बेरहमी से मारता है और ये बात वर्मा को भी पता चल जाती है कि उसको दोनों आदमी मारे गए। अगले दिन अपने पोते को स्कूल से लेके बाहर निकले, तभी एक आदमी नंगी तलवार लेके उसके पोते का गला काटने आगे बढ़ता है। मुत्तू उस आदमी को देख लेते हैं और अपने पोते को बचाते हुए उस आदमी को देखने लगते हैं। तभी वर्मा का फोन आता है। वर्मा बोलता है, क्या हुआ, बचा लिया क्या? मुत्तू यहाँ कुछ नहीं बोलते। मुत्तू अगले दिन अपनी फैमिली को लेके साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, धमकी भरे लफ्ज में अपनी बात बताते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं, तुम मेरी फैमिली से ये बोलो कि मैं बीमार हूँ और मैं पागल हो चुका हूँ और उस पागलपंती में मैं किसी को भी मार सकता हूँ। तो डॉक्टर बोलता है, मेरा इसमें क्या काम है? तो यहाँ जेलर फॉर्म में मुत्तू बोलते हैं, तुम्हें मेरी फैमिली को यहाँ रखना होगा और जब तक मैं न बोलूँ, जब मैं बोलूंगा कि मैं ठीक हूँ और तुम मेरी फैमिली से भी यही बोलोगे, तब तक मेरी फैमिली कहीं नहीं जाएगी। यहाँ जेलर की फैमिली हॉस्पिटल में सेफ हो जाती है। मुत्तू फिर अपने जेलर फॉर्म में अपनी टीम को इकट्ठा करने निकलता है जो उसकी बहुत बड़ी गैंग थी। दरअसल जब मुत्तू जेलर था तो उसके जेल में बहुत बड़े बड़े अपराधी थे और वो अपराधी उनके दोस्त बन चुके थे। मुत्तू अपने पहले साथी के पास जाता है, शिवराज कुमार के पास, और मुत्तू अपनी सारी प्रॉब्लम बताते हैं कि उनका बेटा अर्जुन कैसे गायब हुआ और उनके परिवार को भी जान का खतरा है। जेलर फिर अपने दूसरे साथी मोहन लाल के पास जाता है जो अपने शहर का बहुत बड़ा गैंगस्टर है और वो मुत्तू को बहुत ज्यादा इज्जत देते हुए बोलता है, सर बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यहाँ मुत्तू कुछ नहीं बोलते। तभी वो अपने 4 सिपाही जो बहुत बड़े स्नाइपर थे वो मुत्तू के पीछे खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं, आज से आप इनके मालिक हैं और ये आपका कहना मानेंगे। तभी मुत्तू उनको लेके दूसरी तरफ निकल जाता है। मुत्तू पता करता है वर्मा का सारा काम कहाँ से होता है और मुत्तू को ये भी पता चल जाता है कि वो सभी ट्रके जिसमें मूर्तियाँ लदी थी और वो सारी मूर्तियाँ बहुत महंगी थी। जेलर उन मूर्तियों को अपने कब्जे में कर लेता है। वर्मा को अभी ये बात नहीं पता थी। तब भी वर्मा जेलर के पूरे परिवार को अपने कब्जे में कर लेता है। वर्मा जेलर को फोन करके बोलता है, तूने मेरे आदमियों को मारा, अब मैं तेरे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। तभी जेलर हंसते हुए वीडियो कॉल करता है और बोलता है, पहले अपने माल को तू देख ले, तेरा माल तेरे पास है भी कि नहीं, तेरा पूरा धंधा मेरे पास है। अगर मेरे परिवार को एक भी खरोच आई तो मैं पूरा तेरा माल जला के खाक कर दूंगा। यहाँ वर्मा डरते हुए मुत्तू का पूरा परिवार छोड़ देता है। मुत्तू का परिवार जब घर आता है तो मुत्तू से पूछता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तभी मुत्तू बताता है, ये बहुत बड़ी जंग है और ये जंग की शुरुआत है और इस जंग में तुम भी शामिल हो। तभी वो पूरी बात बताता है अपने परिवार को कि मैं कैसे अपने लड़के को ढूंढ रहा हूँ और अगर मेरा लड़का मर गया है तो अपने लड़के का मैं बदला जरूर लूंगा। तभी उतने में वर्मा के आदमी आ जाते हैं मुत्तू के घर और उनपे हमला कर देते हैं। घर वाले डरते हुए बोलते हैं, ये आदमी आ गए, ये हम लोग को नहीं छोड़ेंगे। तभी मुत्तू बोलता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, बस तुम मेरी बात सुनो। तभी वो सभी आदमी मुत्तू के घर के अंदर एंटर करते हैं और उनपे हमला करते हैं, पर एक एक करके सबके सर में गोलियां पड़ती हैं। दरअसल बाहर बैठे स्नाइपर जो मुत्तू के आदमी थे वो एक एक चुन के सबको मार रहे थे। तभी मुत्तू बोलता है, अब बहुत हो गया, अब मैं शायद उसको नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मुत्तू निकल जाता है वर्मा को मारने और वर्मा के पास जैसे पहुँचता है वो मुत्तू दिखाता है अपना जेलर अवतार। वर्मा को बहुत मारता है। यहाँ गजब का सीन होता है। तभी मुत्तू बोलता है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी वर्मा अपना फोन निकाल के एक वीडियो दिखाता है और बोलता है, तेरा बेटा अर्जुन मेरे कब्जे में है और वो अभी भी जिंदा है और तुझे मेरा एक काम करना होगा। अगर मेरा काम तू नहीं करेगा तो मैं तेरे बेटे को मार दूंगा। मुत्तू अपना हाथ हटाता है और वर्मा से बोलता है, तेरा जो भी काम है मैं करूंगा, बस मेरे बेटे अर्जुन को कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ वर्मा बताता है कि तुझे एक चोरी करनी होगी और वो चोरी एक ताज की है। मुत्तू बोलते हैं, वो ताज आखिर मिलेगा कहाँ? तभी वर्मा पूरे ताज की जानकारी देता है। मुत्तू वो ताज चुराने की प्लानिंग करने लगता है और प्लानिंग में ये होता है वो शूटिंग करेगा, जहाँ वो ताज रखा है वैसा ही सेट बनाएगा और बड़े बड़े एक्टर लेके वो ताज चुरवाने की एक्टिंग करेगा और जैसे ही वो ताज चुरा लिया जाएगा तो वो सीसीटीवी से पुलिस वालों को दिखा के उसी एक्टर को फंसा देगा जो अभी शूटिंग करके आया है। यहाँ बहुत तगड़ा प्लान चल रहा होता है। तभी वर्मा एक बहुत बड़े गैंगस्टर को फोन करता है और वो गैंगस्टर और कोई नहीं जैकी श्रॉफ होते हैं। वर्मा जेलर के बारे में जैकी से बोलता है तो जैकी बोलता है, क्या तुझको पता है कि तू किससे भिड़ने की कोशिश कर रहा है? वर्मा यहाँ शांत होता है, फ्लैशबैक में जाता है जब मुत्तू एक जेलर थे। जैकी बोलता है, हमारे जेल में बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर थे और उनमें हमेशा लड़ाई होती थी, पर जब जेलर की एंट्री होती थी तो वो जो गैंगस्टर थे जो अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश और 30 मारखा समझते थे, उन गैंगस्टरों के हाथ पैर सब कांपते थे उस जेलर का नाम लेने से। और तूने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दिया उस जेलर से पंगा लेके। अब तेरा क्या होगा मुझे तो नहीं पता, बस तू अपने हिसाब से देख
देख ले। सीन एक बार फिर आता है जेलर के ऊपर। हम देखते हैं जेलर ने वो ताज चुरा के वर्मा को दे दिया है और वर्मा ने उसके बेटे को वापस कर दिया। जेलर अपने बेटे को अभी घर नहीं ले जाता, अर्जुन को मुतु कहीं और शिफ्ट कर देता है। तभी वर्मा का फोन आता है अर्जुन के पास। दरअसल अर्जुन और वर्मा 5 सालों से उस ताज के पीछे लगे थे, पर अर्जुन को ये पता था कि वो ताज नहीं चुरा पाएंगे और वो ताज केवल चुरा पाएगा तो कौन? केवल जेलर मतलब मुतु। इस वजह से उसने मुतु का सहारा लिया और अपने आप को किडनैप करवा के मुतु से वो ताज की रॉबरी करवाई। पर यहाँ वर्मा बोलता है जो तेरा बाप ताज लाया है वो ताज नकली है, मुझको पता है तू अपने बाप के साथ मिला है। यहाँ वर्मा अर्जुन को मारने की कोशिश करता है। फिर एंट्री होती है जेलर की। जेलर अपने रौद्र रूप में वर्मा को बहुत मारता है और वर्मा डरते हुए जेलर के सामने हाथ पैर जोड़ने लगता है। सर मुझसे जो भी गलती हुई है आप उसको माफ कर दें। तभी जेलर तो जेलर, उसका भी एक रूल है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। तभी जेलर यहाँ वर्मा को मार देता है और अपने बेटे के साथ बाहर निकलता है और बेटे से पूछता है क्या तुमको कुछ बताना है? तभी बेटा यहाँ बोलता है पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और ये सुनने के बाद जेलर थोड़ा अपने आप को तसल्ली देता है। तभी यहाँ अर्जुन अपने पॉकेट से गन निकालता है। वो गन जेलर ने खुद दिया था। तभी अर्जुन के सर में एक गोली पड़ती है जो दूर बैठे स्नाइपर ने मारी थी और ये स्नाइपर मुत्तू ने ही बैठाला था। जेलर है भाई वो जेलर, वो किसी को नहीं छोड़ता, गलतियां माफ कर देता है और गलतियां दोबारा कोई करेगा फिर वो उसके सामने चाहे बेटा हो फिर वो चाहे कोई अपराधी, उसको जान से हाथ धोना होगा। और यहाँ वो अपने बेटे को मरवा देता है। मुत्तू अपने आंखों में आंसू और एक उदासी वाली हंसी लेके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ मूवी हो जाती है खत्म। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक करें और इस चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको अगली मूवी कौन सी चाहिए। वैसे अगली मूवी हमारी फैन फिक्शन होगी एनिमल को हम अगली मूवी में एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।